क्लास 8th लेसन नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद। ये हमारे अतीत भाग नंबर 2 का लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ आपकी लगभग 2 बुक पूरी हो जाएंगी। तो इस स्वतंत्रता के बाद जब हमने आज़ादी प्राप्त कर ली तो उस टाइम हमारे सामने क्या क्या समस्याएं थी उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें कोई न कोई काम देना अर्थात रोज़गार देना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन से चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। यहाँ पर नवजात राष्ट्र का शब्द का यूज किया गया है। नवजात राष्ट्र यानी अभी अभी जिस राष्ट्र का जन्म हुआ है उसके लिए भारत के लिए यूज किया गया है। ये जो भीड़ दिखा रखी है आप देख रहे हैं, ये भीड़ इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करते समय है, फरवरी 1948 की। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में डूब गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और अब हमारे सामने चारों ओर घोर अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे। तो ये उस टाइम का इलाहाबाद पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। विसर्जन अस्थियों का विसर्जन करते टाइम की भीड़ है। अब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो अभी हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमारे भारत के सामने क्या क्या समस्याएं थी और कैसे इसको अपनी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करनी थी इसके बारे में हमने जाना। फिर इसके बाद 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। 1947 में भारत में लगभग 34.5 करोड़ आबादी थी। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। बहुल का मतलब ज़्यादा संख्या में हिंदू थे यहाँ पर और दूसरे धर्म के लोग भी थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी, अर्थात बहुत ज़्यादा अंतर था। इतनी विविधता वाले राष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र राज्य में कैसे संगठित किया जा सकता था। एकता की समस्या के साथ ही विकास करना भी बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार केवल बारिश पर निर्भर रहते थे, अर्थात यहाँ की जो खेती होती थी वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती थी। आज जो हम देख रहे हैं ट्यूबवेल, फव्वारा सिस्टम, ये उस टाइम में नहीं थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती है, अर्थात फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती है, तो नाई, बढ़ई, बुनकर
और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। क्योंकि आप देखते हो कि ये जो जातियां हैं, नाई, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, ये पूरे साल अपने मालिक का काम किया करते थे और लास्ट में इनको फसल आने पर कुछ न कुछ फसल दे दिया करते थे। ये सिस्टम था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे। यहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए केवल खेती की उपज ही बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी हमें करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। यहाँ पर तबकों वर्ड यूज किया गया है। तबके का मतलब है अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग समुदाय के लोग। अगर इनके आपस में जो विचारों में भिन्नता थी उसको दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे, जहां ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ये मतभेद और ज़्यादा भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। तो अगर जो आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए, इसमें यही बात बताई गई है। कोई भी समाज का अंग इससे अछूता न रहे। अगर जो कुछ समाज में आर्थिक विकास की प्रगति, तरक्की का लाभ सभी को नहीं मिलता है तो फिर वो पिछड़ जाता है और समाज के साथ अपना विकास नहीं कर पाता। अब ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नए संविधान की रचना, ये हम कल पढ़ेंगे। ये इस बारे में आप सोच के देखना भी। कल्पना करो कि आप 1947 से पहले भारत में एक ब्रिटिश अफसर के रूप में हैं। 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं, यानी आपने 1947 तक सेवा दी है और अब आप अपने घर जा रहे हैं इंग्लैंड। उसी समय आप अपने घर वालों के लिए खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की अनुपस्थिति में भारत का क्या होगा, भारत के भविष्य के बारे में आपकी राय क्या होगी। यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है कि अंग्रेज अधिकारी जो कि इस देश को चला रहे थे, अब ये अपने वतन लौट रहे हैं क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था। तो अंग्रेज अधिकारी के बिहाफ पे ये बात कही गई है कि अंग्रेज़ों को ये लगता था कि हम ही देश चला सकते हैं, भारतीय देश नहीं चला सकते। तो ये अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि अगर हम यहाँ से चले गए तो ये भारतीय कैसे देश को चलाएंगे, कैसे देश की काया पलट करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने विचार ज़रूर मंथन करना इस बात के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।